चलिए भाई, क्या हाल चाल। हम पढ़ रहे हैं पीरियाडिक टेबल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आज हम इसको कवर करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करेंगे, फिर उसके एप्लीकेशंस पे जाएं। ठीक है, क्योंकि उसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आता है, या तो एसिडिक स्पिन पे आ जाए या तो डाइपोल मोमेंट पे आ जाए। ठीक है, चलिए हम फटाफट रिवीजन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब डिफाइन होती है जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाया हो। ठीक है, क्या बनाया हो? बॉन्डेड एटम के बीच में ये डिफाइन होती है। आइसोलेटेड एटम की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं। जब कोई एटम ए किसी बी एटम से क्या किया हो, बॉन्ड बना, तो क्या करे? तो ए और बी क्या करेंगे, एक साथ बॉन्ड बनाए तो करता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, ये क्या करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी है जब दो एटम बॉन्ड बनाए हो। मान लो एटम ए क्या करता है, बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की प्रॉपर्टी है, वो बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। मतलब जो शेयर्ड पेयर है, जो दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसी इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब यही भी वहां डिफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा हुआ है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए और बी ने बॉन्ड बनाया। बी क्या कर रहा है, ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, अगर बी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ए के इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा कि जो बी है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? उसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब होगा क्या? सबसे पहले इसको डिफाइन, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सबसे पहले डिफाइन किया मुलिकन ने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, वो एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि किसी चीज को अट्रैक्ट, खींचने को हम, खींचने की क्या कोई यूनिट होगी? तुम आप कोई चीज किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी तो कोई यूनिट हो नहीं सकती। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक यूनिटलेस है और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी डिफाइन होगी जब कोई एटम बॉन्डेड कंडीशन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइसोलेटेड एटम के कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, मतलब डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। क्या? ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये डिपेंड करती है किस पे? बॉन्डिंग कंडीशन पे। अगर सिंगल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और होगी, डबल बॉन्ड की कुछ और होगी, ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और होगी। ठीक है ना। मुलिगन वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिनोटेड बाय काई। इसको काई बोलते हैं, CHI, काई। उन्होंने अपना एक मुलिगन स्केल दिया। मुलिगन स्केल का फार्मूला क्या है? काई है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिगन स्केल। इसका फार्मूला है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। तो इसको याद रखें आप। ये पॉलिंग मुलिगन ने अपना स्केल दिया था कि अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए, अगर वहां पे आपको क्वेश्चन में आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन हो, दोनों को ऐड करो और 2 से क्या कर दो, तो आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मुलिगन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी मिल जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिगन स्केल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया, जो मैंने पॉइंट बोला आप उसको लिख सकते हैं, समझ गए? कुछ पॉइंट्स मैंने बोले, यहाँ लिखा नहीं। पॉलिंग स्केल, एक साइंटिस्ट दूसरे हैं जिनका नाम है पॉलिंग, और यही तुम्हारा सिलेबस है, पॉलिंग स्केल। इन्होंने अपना स्केल दिया और कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है वही ली गई। ठीक है,
इन्होंने अपना स्केल दिया। देखो हाइड्रोजन का आप याद रख लो कि 2.1 होता है, हाइड्रोजन को आपको याद रखना पड़ेगा कितना होता है। हाइड्रोजन को आप याद रख लें कि 2.1 होती है इलेक्ट्रॉन। लिथियम की वन है, इधर जाते जाओ 0.5 ऑफ इंक्रीज करते जाओ। देखो 1.5 2 2.5 3 3.5 जस्ट नीचे आए 0.1 घट गया, कितना हो गया 0.9। इधर जाओगे 0.3, 0.3 इंक्रीज हो रहा है देखो, 0.3 इंक्रीज हुआ, फिर 0.3 इंक्रीज हुआ, फिर 0.3, फिर 0.3। बस लास्ट में याद रखना है, लास्ट के दो में 0.4 और 0.5 का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, पहले 0.3 बढ़ाते जाओ, लास्ट में एक में 0.4 ऐड करना है और लास्ट में 0.5 ऐड करना है। ठीक, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है, जो हैलोजन फैमिली ग्रुप है। आप इसको याद रखें, देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके सामने दी हुई। ये पॉलिंग स्केल है जनरली पीरियड। हाँ, तो पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फैक्टर्स दिखा ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ देखो पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ग्रुप में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ठीक है, अगर हम पीरियड में जाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, जब हम ग्रुप में जा रहे हैं नीचे की तरफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती हुई जा रही है। देखो डिक्रीज कर दी, डिक्रीज कर दी। कौन कौन से फैक्टर पे अफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव है। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और साइज के इनवर्स होती है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज करती हुई जा रही है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसकी साइज छोटी होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। क्लोरीन सबसे छोटा है देखो, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तीसरा लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका क्या मतलब है, अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब, ये कंपाउंड में देखने को मिलेगा। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटी होती है, तो साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। इस चौथा है परसेंटेज एस कैरेक्टर। इसका क्या मतलब, परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब ये है कि वो वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस होगा, जिसको हम पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। जब एस कैरेक्टर होगा तो न्यूक्लियस के एकदम पास होगा, तो उसमें जेड इफेक्टिव थोड़ा डोमिनेटिंग करेगा। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के जस्ट पास होगा, वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस मतलब साइज बहुत छोटी होगी, ये भी कह सकते हो। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है मतलब उसकी साइज छोटी है, अब साइज छोटी है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ से यहाँ तक 0.5 पढ़ाते जाना है, नीचे आना है 0.9 हो गया, 0.3 पढ़ाओ, 0.3 0.3 0.3, फिर लास्ट में 0.4 और 0.5 पढ़ा दो। बस एक सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला सल्फर और ब्रोमीन वाला, तो इसको आप याद रखें कि ब्रोमीन की सल्फर से ज्यादा है। अगर आपको आयोडीन और सल्फर की पूछी जाएगी तो आप आयोडीन की बताओ। एनसीईआरटी में देखेंगे दोनों की इक्वल दिखाई दे रही है, लेकिन सल्फर छोटा होता है किससे, आयोडीन से, इसलिए सल्फर की आयोडीन से तो ज्यादा हो। अगर तुम्हें इक्वल नजर आ रहा है तो साइज देख लो, तो सल्फर की आयोडीन से ज्यादा हो, ऐसा आप नजर रख लें। ठीक है, चलो आप इसकी बता दो, नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा हो। चलो कमेंट करके बताना, नाइट्रोजन की ज्यादा है या क्लोरीन की ज्यादा है। देखो यहाँ पे 3 भी दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है। आप कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों में किसकी ज्यादा है। ठीक है, ये पॉलिंग स्केल है, क्वेश्चन आएगा इसी पे बेस्ड आएगा। अब क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा, इसमें से कोई 4 एलिमेंट भी उठा सकता है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लो आर्सेनिक लिया, टेल्यूरियम लिया, सेलेनियम लिया, सल्फर लिया, तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियड में जाने पे बढ़ती है और ग्रुप में जाने पे घटती है। आप इसकी लोकेशन को लोकेट करेंगे, किसकी, आर्सेनिक टेल्यूरियम सेलेनियम सल्फर। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको नजर आएगा, समझ गए, कि सल्फर ज्यादा होगा। देखो अगर मैं देखो यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा, पी ब्लॉक में यहाँ समझाने के लिए बना देता हूँ, यहाँ बोरान होता है, यहाँ एल्यूमिनियम, यहाँ गैलियम, यहाँ इंडियम, यहाँ थाइलियम ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन होता है और लेड होता है, पता है ना।
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहाँ पे होता है स्ट्रेटिन। तो ये हमारा पी ब्लॉक। अब इसी से चार एलिमेंट लिए गए, देख लो कौन कौन है। आर्सेनिक है, टेल्यूरियम है, सेलेनियम है, सल्फर है। क्या क्या है? आर्सेनिक, टेल्यूरियम, सेलेनियम, सल्फर। आर्सेनिक, सेलेनियम, टेल्यूरियम, सल्फर। इनसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है। बताओ, जो सबसे ऊपर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, पता है आपको? तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? जो सबसे ऊपर है, सल्फर। पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, फिर कौन आएगा? सेलेनियम आएगा। नीचे जाने पे घटती है, तो फिर कौन आएगा? आर्सेनिक आएगा। फिर कौन आएगा? टेल्यूरियम आएगा। ये आपका ऑर्डर है। जो पिछला क्वेश्चन था देख लो, वही से सल्फर, सेलेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम। देख लो, सल्फर, सेलेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम। ठीक है। ऐसे ही आपको पूछ लिया जाएगा, कोई भी चार एलिमेंट ले लेगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। तो आप एक बात याद रखेंगे, ये वाली, कि ब्रोमीन की सल्फर से ज्यादा होती है। ये इसको याद रख लें। अब देखो, इंडियम है, एंटीमोनी है, आयोडीन है, आर्सेनिक है। क्या है? इंडियम, एंटीमोनी, आयोडीन। इंडियम, एंटीमोनी, आयोडीन। ये ग्रीन वाला आपकी बात, ठीक है। इंडियम, एंटीमोनी, आयोडीन और आर्सेनिक। आर्सेनिक का मतलब यही वाला। अब बताओ, बता सकते हो कौन सबसे ज्यादा है? ये हैलोजन फैमिली है। क्या है? हैलोजन। आयोडीन आर्सेनिक से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आयोडीन जो होगा सिर्फ सल्फर से कम, क्योंकि इसकी भी 2.5 है, इसकी भी 2.5 है, पता है ना। तो इधर वाले जितने होंगे, नीचे वाले वो सल्फर से कम होंगे। तो सल्फर से कम होंगे तो आयोडीन की जस्ट बराबर है, लेकिन साइज बड़ी होने की वजह से सल्फर की ज्यादा होती है। लेकिन सल्फर के जो नीचे वाले हैं और जो इधर वाले, ये वाले, सल्फर से लेके ये पूरे जितने भी हैं सब आयोडीन से छोटे हैं, क्योंकि ये हैलोजन फैमिली है। क्यों? क्योंकि ये पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्रुप होता है। ठीक है। और समझ गए? आयोडीन सिर्फ सल्फर से छोटा है, बाकी फास्फोरस से भी ज्यादा है, सेलेनियम से भी ज्यादा है, टेल्यूरियम से भी ज्यादा, आर्सेनिक से ज्यादा, इंडियम से सबसे ज्यादा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। समझ गए? तो आयोडीन के बाद कौन आएगा फिर? कौन कौन सा? आयोडीन हो गया। फिर कौन आएगा? ऊपर वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नीचे वाले से ज्यादा होगी, तो फिर आर्सेनिक की एंटीमोनी से ज्यादा होगी, और पीरियड में जाने पे इंक्रीज करती है। फिर एंटीमोनी की ज्यादा होगी, इससे इंडियम से। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, वही जो पीछे लिखा हुआ है वही है। ठीक है, ये वाला देख लो। आयोडीन है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, इंडियम है, सबसे लास्ट में कौन है? इंडियम है। यही ऑर्डर है, देखो। ठीक है। ऐसे कोई भी चार एलिमेंट ले लेगा और आपसे ऑर्डर पूछ लेगा। ठीक है। अगर कोई नोबल गैस डाल दिया तो उसको लास्ट में डाल देना, क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं करते इलेक्ट्रॉन को, सबसे लास्ट में डाल देना। ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे, देखो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, सही है सब। आपको पता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज क्या होती है? छोटी होती है। जब साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ऑर्डर सही तो है, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा है, क्योंकि निगेटिव चार्ज बढ़ने पे साइज बढ़ती है, क्योंकि शील्डिंग बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो शील्डिंग इंक्रीज करती है। कंपाउंड फॉर्म में होगा तो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। क्लोरीन पे -1 होता है, सबको पता है। 3 - 3 क्लोरीन, तो 3 तो ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होता है। तो 3 को न्यूट्रल करने के लिए हमें +3 चाहिए, और 5 को न्यूट्रल करने के लिए हमें 5+ चाहिए। जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज छोटी होगी और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। देखो, अब ये बॉन्डिंग कंडीशन वाली बात। आपको पता है, अगर सिंगल बॉन्डेड होता है कार्बन,
सिंगल बॉन्डेड कार्बन आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और डबल बॉन्डेड कार्बन को हम sp2 बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हम sp हाइब्रिडाइज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 4 सिग्मा बनाता है, ये 3 सिग्मा और ये 2 सिग्मा। ठीक है, क्योंकि एक सिग्मा ये है, 3 सिग्मा और कार्बन से 3 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 किसी हाइड्रोजन से जुड़ा हो या किसी से भी जुड़ा हो, तो ये sp3 होगा। ये 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन से मान लो जुड़ा है, 3 बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन होगा, तो चौथा यहाँ हाइड्रोजन मान लो, एक हाइड्रोजन है सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड इधर। और आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग है, थोड़ा सा शायद आपको ना पता हो, फिलहाल आप जान जाओ कि सिग्मा बॉन्ड sp3 होता है, डबल बॉन्ड sp2 होता है और ट्रिपल बॉन्ड sp होता है। ठीक है, अब sp3 सिंगल बॉन्डेड sp3, देखो एक एस है 3 पी है, टोटल 4 है, तो एक एस 3 पी में एस का परसेंटेज कितना होगा 25, देखो यहाँ पे निकालेगा, एक एस है अपॉन टोटल 1+3 इंटू 100 25 आएगा। एक एस है 2 पी है, हमें परसेंटेज एस चाहिए, तो एस एक ही है तो ऊपर एक अपॉन 1+2 इंटू 100 33.3 आएगा। एक एस और एक पी है तो 1/1+1 इंटू 100, तो कितना आएगा 50%। आपको पता है जिसका परसेंटेज एस ज्यादा होता है उसकी साइज छोटी होती है, क्या होती है, तो परसेंटेज एस सबसे ज्यादा किस में है, ट्रिपल बॉन्ड में है, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड की होगी, फिर डबल बॉन्ड की होगी, फिर सिंगल बॉन्ड की होगी। समझ गए, तो इसलिए जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, अब आते हैं इधर, एक तरीके से और समझ सकते हो इस, आपको पता है इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इन कार्बन के एटम है तो इनका न्यूक्लियस भी होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। ठीक, यहाँ बीच में 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लो ये 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर अट्रैक्ट करें, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसमें, इसलिए साइज सबसे छोटी इसकी होगी, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, साइज थोड़ा और छोटी हो जाएगी, इससे थोड़ा बड़ी रहेगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, साइज उतनी नहीं घटेगी जितनी यहाँ घटेगी, लेकिन फिर भी इससे तो छोटी होगी, यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, वहाँ उतनी साइज नहीं छोटी हो पाएगी, इसलिए सबसे छोटा ये साइज में होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता है ऊपर वाले की नीचे से ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पीरियड में जाने पे ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन की, और फास्फोरस सल्फर से पीरियड में जाओगे तो सल्फर की ज्यादा होगी, फिर फास्फोरस की। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये तो वही है जो मैंने समझाया अभी। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने 2 स्केल पढ़े, एक पॉलिंग स्केल हमने पढ़ा और एक मोलिकन स्केल पढ़ा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मोलिकन स्केल पे होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है, किससे, पॉलिंग स्केल से, और कितने टाइम्स होती है, 2.8 टाइम्स। ये आप याद रख लें, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन अभी लास्ट में एक लिया गया है, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन जब भी आएगा वो डेटा मोलिगन का देगा, क्या क्या देगा, भी आगे देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे आते हैं, किस पे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सबसे पहला काम है एसिडिक स्ट्रेंथ देख, क्या देखना, एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, किसका, हाइड्राइड का, ये सब हाइड्राइड ही तो है, सब हाइड्रोजन के कंपाउंड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड है। जब भी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए हाइड्रोजन की, तो आपको पता है हम उसको एक्वस मीडियम में डालेंगे, जो जितनी इजीली H+ देगा, क्या, जो जितनी आसानी से H+ दे, जो बॉन्ड आसानी से टूट जाए, इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आता है, ये तो पढ़ते हो। तो अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होगा, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी या बढ़ेगी, तो सबसे पहले अक्रॉस द पीरियड है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, हम पीरियड में जा रहे हैं और सब हाइड्राइड है, सब हाइड्रोजन के कंपाउंड है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन। तो बताओ पीरियड में जाने पे क्यों बढ़ रही है, देख रहे हो,
पीरियड में जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्यों? आपको पता है फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो जितना पोलार बॉन्ड होगा, फ्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्वस मीडियम में जब डालोगे इसको, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन की नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ? फ्लोरीन की तरफ। जितना ज्यादा, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आएगा ना, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और हाइड्रोजन की 2.1, तो जब डिफरेंस निकालोगे तो 1.9 का है। तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलार है, मोर पोलार बॉन्ड है, क्या? ज्यादा पोलार बॉन्ड है। ज्यादा पोलैरिटी होगी तो बॉन्ड टूटने में आसानी होगी, क्योंकि जितना अट्रैक्शन पावर फ्लोरीन की ज्यादा होगी, उतनी आसानी से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसीलिए एचएफ की एसिडिक स्ट्रेंथ पीरियड में जब हम जाते हैं तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन पे आएंगे, थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे थोड़ा लेट हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन फिर उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, फिर उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की, तो ये लीस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो आसानी से हाइड्रोजन टूटे निकलेगा नहीं, पोलैरिटी नहीं है बॉन्ड में उतनी ज्यादा। इसलिए पीरियड में जाने पे एग्जाम में क्या याद रख लेते हैं हम, कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं कि हाइड्रोजन जिस एटम से कनेक्ट है, अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे। ठीक है, एग्जाम में याद रखने का तरीका ये है, क्योंकि आपको जल्दी करना है एग्जाम। अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जब हम ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप का मतलब HF, HCl, HBr, HI, H2O, H2S, ये है ना, ये सब एक ही ग्रुप के तो हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सब एक ही ग्रुप है। आपको पता है, अब बस एक को समझ लेते हैं, HF, HCl, HBr और HI को। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड की साइज क्या होगी? फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन है, क्लोरीन से बड़ी साइज ब्रोमीन की है, और ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। जब एटम की साइज बढ़ने लगे तो बॉन्ड क्या होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं ना, क्योंकि यहाँ नीचे जाने पे क्या हो रही है, साइज बढ़ रही है ना एटम की, तो साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड वीकर हो जाता है, और जब बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज कर देंगे। इसीलिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्यों? क्योंकि साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक होगा, हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। एक तरीका और है समझने का, आपको पता है सल्फर कैसा होता है, स्फेरिकल है। एस सबशेल कैसे होते हैं, एस एस सबशेल होते हैं स्फेरिकल, और पी कैसा होता है, डम्बल शेप का। ठीक है, अब हमको पता है फ्लोरीन के पास 2p इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे क्लोरीन पे आओगे 3p आ जाएगा, ब्रोमीन पे आओगे तो 4p आ जाएगा, आयोडीन पे जाओगे तो 5p आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच, तो हाइड्रोजन का तो 1s होगा, क्या होगा, 1s। तो जहां जहां हाइड्रोजन है वहां 1s है, तो यहाँ 1s और 2p की ओवरलैपिंग है, यहाँ 1s 3p की ओवरलैपिंग, जो बॉन्ड बना है ये, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड बना वहां भी ओवरलैपिंग किसकी है, 1s और 4p की, और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो 1s और 5p की। आपको पता है अगर ये 2p है, 2p क्या होता है, थोड़ा सा थिकर होता है और लेंथ थोड़ी कम होती है। जब आप 3p पे जाएंगे तो लेंथ थिन हो जाएगी, और लेंथ भी बढ़ जाएगी और थिनर भी हो जाएगी। उसी तरीके से जब 4p पे जाएंगे तो और लेंथ कैसी हो जाएगी, और थिनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब आप 4p पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो, जब आप 4p पे जाएंगे तो और थिन हो जाएगा और लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और एस ऑर्बिटल, ये जो ओवरलैपिंग होती है, जब हम एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराते हैं, तो जहां पे थिक होगा, मान लो ऐसा था ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाएगा, ज्यादा फैला हुआ नहीं होगा, लेकिन जब ये थिनर हो जाएगा ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा।
तो जब एस के इलेक्ट्रॉन की जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये वाला रीजन, इसको हम ओवरलैपिंग, कौन, ये ओवरलैपिंग आपको केमिकल बॉन्डिंग में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बस बता रहे हैं, तो वहाँ अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं आ रहा तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको आ जाए। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी, बताओ, यहाँ उतना इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये फैला हुआ है और थिकर है, ये थिन हो गया, पतला सा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा फैल जाएगा ना दूर तक। तो यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तो बॉन्ड वीकर बनेगी, उतना स्ट्रॉन्गर ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल गया है। तो जब बॉन्ड बनेगा तो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, उसी को हम ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो जैसे हम 1s2p का बॉन्ड बनाएंगे तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर 1s3p का बनाएंगे तो ओवरलैपिंग और खराब होगी, क्योंकि बॉन्ड लंबा होता जा रहा है, थिन होता जा रहा है। और ये समझ गए, ये हमारा जो सबसे है, ये लोब, इसको लोब बोलते हैं, क्या लोब। तो इसका लोब क्या हो रहा है, थिन होता जा रहा है और लेंथी होता है। तो जब हम 1s3p का करेंगे तो और ओवरलैपिंग खराब, तो 1s4p का करेंगे तो और ओवरलैपिंग खराब, तो 1s5p का करेंगे तो एकदम ही खराब। क्योंकि जितने बड़े लेंथी होते जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैलती जाएगी और ओवरलैपिंग खराब हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग से समझोगे तो यही है कि ओवरलैपिंग खराब हो जाएगी, उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, मतलब उस बॉन्ड को टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिनिमाइज हो जाती है। क्या हो जाती है? तो आसानी से टूट जाता है, तो इसीलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसीलिए डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। समझ गए? तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। ओवरलैपिंग आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताई जाएगी। हाँ, अब आते हैं दूसरे पे, डाइपोल मोमेंट। किस पे आते हैं भाई? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल बनता कैसे, पहले वो बताओ। डाइपोल हमेशा फॉर्म होता है दो, टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। क्या होता है? समझ गए कैसे बनता है? क्योंकि हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल भी होते हैं, आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है। अभी हम चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो दो चार्जेस होंगे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बस उनकी पोलैरिटी क्या होगी, अपोजिट पोलैरिटी के होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और उसको पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। और जो डाइपोल मो, अच्छा अच्छा, यहाँ म्यू से, अच्छा म्यू से भी कर दो, कोई मसला नहीं, आप म्यू से भी कर सकते हो, पर मैंने म्यू से लिया है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, म्यू से ही कर दो। तो हमने यहाँ म्यू लिया, ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है, ये क्या है आपकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है क्यू इन टू डी। क्यू का मतलब दोनों मैग्नीट्यूड किसी एक का ले लो, क्योंकि दोनों तो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, ठीक है। हाँ, ये कई सारी यूनिट में डिफाइन होता है, ये अभी केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, जब हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालते हैं तो वहां आपको दिखेगा, डीवाई में भी दिखता है, या ईएसयू सेंटीमीटर में दिखेगा, या आपको कूलॉम मीटर में दिखेगा। ये तो एसआई यूनिट है ना, ये तो एसआई यूनिट, इतनी सारी यूनिट में आपको दिखाई देता है। डीवाई कौन है? डीवाई जिसने बताया इसके बारे में। तो ये हो सकता है कूलॉम मीटर भी हो सकता है ईएसयू, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये सीजीएस यूनिट है चार्ज की। समझ गए? और डीवाई के फॉर्म में भी होता है। तो ये यूनिट्स हैं, ये आपको दिखाई देंगे कहाँ पे, जब हम केमिकल बॉन्डिंग में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे इनका यूज होगा, तो वहां पे देखेंगे। फिलहाल हमें इसका यूज नहीं, तो हम बस लिख लिए डाइपोल मोमेंट का फार्मूला ये है। क्या लिखा है? फाउंड बाय टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। तो डाइपोल मोमेंट आपको पोलैरिटी के बारे में डिफाइन करेगा, ठीक है, कि बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर। देखो यहाँ पे मीथेन है, यहाँ पे अमोनिया है, वाटर है, वही सेम एग्जाम्पल जो एसिडिक स्ट्रेंथ में लिया। डाइपोल मोमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो, पहला है डेल्टा का आई, दूसरा क्या है, क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी का मतलब ये बात, तो दोनों फैक्टर से डिसाइड होता है। ज्यादा डोमिनेटिंग कहीं कहीं ये होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में ये डोमिनेटिंग क्यू इंटू डी, अभी देख लेंगे वो भी। तो मैं डाइपोल मोमेंट चाहिए, तो पीरियड में जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका डेल्टा काई से भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। समझ गए?
देख लो, इससे आप हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, मीथेन, अमोनिया, वाटर और एच। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ पढ़ाने में 1-2.5 घंटे लगे, समझ गए? अभी तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसको, तो यहाँ तो फटाफट चलेगा ना। क्लास ये सब लिख लिख के समझाएगा, तो पहले ही लिखाओ, मैं बस रिवीजन ले रहा हूँ इसको। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। देखो एच एफ में क्या होगा, एच सी एल, फिर एच बी आर, फिर एच आई। इसका डेल्टा काई वाला फैक्टर डोमिनेट करता है जब हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगे हो तो डेल्टा काई वाला फैक्टर डोमिनेटिंग। ठीक है, तो डेल्टा काई इसका ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन जैसे ही हम कोई एल्काइल ग्रुप लेते हैं, क्या आर क्या है, आर को क्या बोलते हैं? आर हमारा होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है ये? एल्काइल ग्रुप में मिथाइल भी हो सकता है, या CH3 CH2, या इसी को C2H5 भी लिख सकते हैं, या इथाइल भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इथाइल। जैसे ही ये वाला ग्रुप आता है, ऑर्डर में थोड़ा चेंज आ जाता है, तो फिर जो CH3F होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। किससे? CH3Cl से। तभी देखो इसको बॉक्स में पैक किया गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ताकि ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझिए, एल्काइल ग्रुप है, या इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको इथाइल, या ऐसे लिख दो, ऐसे एक ही बार है, 2 कार्बन है। तो देखो यहाँ पे क्या ऑर्डर हो गया है, RCl ज्यादा होता है RF से, फिर RBr होता है RI से। तो हुआ क्या है, CH3Cl क्यों ज्यादा हो? आपको पता है, तुमने हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप लगा दिया, और एल्काइल ग्रुप की साइज क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी। जैसे ही साइज बड़ी हो जाएगी तो क्या होने वाला है, यहाँ समझते हैं। कोई दो एटम से, एक छोटी साइज का था, एक फ्लोरीन था, तुमने एक एटम बड़ी साइज का ला दिया, तो चार्ज का सेपरेशन थोड़ा दूर तक जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ गई। तो साइज बढ़ने से क्या होगा, जो चार्ज, ये वाली, ये दो एटम है ना ये, तो उनपे जो चार्ज आएगा, जो उनपे पोलैरिटी आएगी, अरे भाई अगर कोई ए बी टाइप का मॉलिक्यूल है, तो एक पे प्लस एक पे माइनस देना पड़ेगा, एक पे प्लस एक पे माइनस देना पड़ेगा। तो जो उनका सेपरेशन होगा, तो उनका सेपरेशन क्या होता है, बड़ी साइज आने, एल्काइल ग्रुप आने से जो सेपरेशन डी है, ये वाला फैक्टर, ये डी, ये बड़ी साइज की वजह से ये चार्ज जो सेपरेशन है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो गया है, किसकी वजह से? इस एल्काइल ग्रुप की वजह से। तो जब हम, आपको पता है फ्लोरीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, फ्लोरीन 4 है और फ्लोरीन 3, या कहीं कहीं 3.1 भी लिखा रहता है। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब साइज वाला फैक्टर में जाते हैं, ये वाले म्यू बराबर क्यू इंटू डी वाले पे, किस पे? ये वाले फैक्टर पे, दूसरे वाले। तो ये साइज बड़ी होने की वजह से ये जो सेपरेशन है, फ्लोरीन भी फ्लोरीन से बड़ा है और मिथाइल तो दोनों में है, तो जो सेपरेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा दूर तक हो जाता है। किसमें? वही लिखा हुआ है, साइज बिगर होने की वजह से जो चार्ज सेपरेशन है मोर है, किसमें? इन CH3Cl। जब चार्ज का सेपरेशन दूर होगा तो डी बढ़ जाएगा, और इसका डाइपोल मोमेंट वाला फैक्टर Q इंटू डी वाला, और डेल्टा काई जब दोनों एक साथ मर्ज करेंगे, तो ये इसका थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाता है, किसके? CH3F से। तो रीजन यही है जो लिखा हुआ है। आपको असर्शन रीजन में क्वेश्चन आएगा, असर्शन CH3Cl हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन CH3F। असर्शन रीजन लिखा होगा, ड्यू टू मोर, यही रीजन है, चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, किसमें? CH3Cl में, क्योंकि डी बढ़ जाएगा साइज बढ़ने से, तो डी बढ़ने से डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, तो जब भी पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा, समझ गए? तो आप इसको याद रखें। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ, इन चारों का ऑर्डर ऑफ काई बताओ। काई का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पे डिपेंड करती है। आपको पता है ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से तो ये दोनों छोटे ही हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, साइज और घट गई दोनों। जब दोनों की साइज घट गई और दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 13 - 3 12 - 2,
दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज उसकी छोटी होती है जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं। एल्यूमिनियम के क्योंकि शील्डिंग सेम होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो जिनके पास 13 प्रोटॉन होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो एल्यूमिनियम में अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि उसके पास 13 प्रोटॉन, इसलिए उसकी साइज ज्यादा छोटी होगी। साइज ज्यादा छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, इसीलिए एल्यूमिनियम +3 बड़ा है किससे, Mg+2 से। और आपको पता है मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसीलिए एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है। समझ गए? ये था क्वेश्चन, इस वाले को याद रखेंगे आप। देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कहा था, जो आपसे पूछा जा सकता है। आपको डेटा किसका दिया है? देखो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दी है किसी एटम की और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है, ठीक है। क्या दी है? आयोनाइजेशन एनर्जी दी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है। आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ पॉलिंग स्केल पे। कहाँ पे? पॉलिंग स्केल। तो पहले आप मूलिकन स्केल की निकालेंगे। कहाँ की निकालेंगे? पहले आप मूलिकन, क्योंकि वो जो डेटा दिया वो तो मूलिकन स्केल का है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो पीछे जो फार्मूला बताया गया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, कितनी वैल्यू आ गई? 3.8। ये किस पे है? मूलिकन पे। आपको पता है मूलिकन पे ज्यादा आती है, और मूलिकन और पॉलिंग का रिलेशन ये वाला, या ये रिलेशन मूलिकन की 2.8 टाइम्स होती है। तो मूलिकन की तुम निकाल चुके हो कितनी, 3.8 यहाँ रख दी है, और 2.8 इंटू पॉलिंग, तो 2.8 से डिवाइड कर देंगे तो पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ गई कितनी, 1.35। अगर क्वेश्चन आया तो आ सकता, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का टॉपिक। अभी क्या है, अभी हमने समझ लिया, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अभी चैप्टर खत्म होने के बाद हम इस पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, समझ गए? सारी चीजें समझ गई ना? ये थोड़ा फास्ट आपको रिवाइज किया गया, इसको पढ़ाने में 2 ढाई 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो रिवीजन कराया गया आपको फटाफट। समझ गए? ये तो लिख लिख के समझा समझा के पढ़ाया गया, समझ गए? हाँ, जब ऑफलाइन पढ़ोगे तो समझ गए। ऑफलाइन ऑफलाइन है ना। चलो ठीक।